हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। अब भाई हम अपनी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 के काव्य खंड से 7 चैप्टर 7 पाठ पूरे कर चुके हैं और मैं आशा करती हूं कि आपने 1 से लेकर 7 तक, मतलब विद्यापति से लेकर निराला जी तक, पहला पाठ लिखा था विद्यापति जी ने और इससे पहले जो था तोड़ती पत्थर वो लिखा था निराला जी ने। आपने 1 2 3 4 5 6 7 सातों कविताओं को, सातों काव्यखंड के चैप्टर्स को अच्छे से देख लिया, सुन लिया, समझ लिया। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज मैं लेकर आई हूं काव्यखंड का 8वां पाठ। नाम है, कविता है नागार्जुन जी द्वारा रचित बहुत दिनों के बाद। सच में इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक कविता है कि आप इसको बीच में छोड़कर जा ही नहीं सकते। इसलिए बने रहना है मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। कविता को समझें, सुने और साथ ही साथ कवि के जीवन परिचय को भी जानें। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कवि नागार्जुन जी के जीवन के बारे में। कवि नागार्जुन जो मार्क्सवादी थे, जिन्होंने कार्ल मार्क्स को अपना आदर्श माना। जन्म 1911, निधन 1998। नागार्जुन जी का जन्म हुआ सन 1911 और मृत्यु, निधन 5 नवंबर सन 1998। जन्म स्थान ग्राम तरौनी, जिला दरभंगा, बिहार। आप तो बिहार के ही हैं। क्या आप में से कोई ग्राम तरौनी या गांव जो तरौनी है उसके रहने वाले हैं, जहां के नागार्जुन थे? बताइएगा। मूल नाम, नागार्जुन जी का मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। क्या नाम था? वैद्यनाथ मिश्र। साहित्यिक नाम नागार्जुन, और मैथिली साहित्य में आपको यात्री के नाम से भी जानते हैं। तो हिंदी साहित्य में आपका नाम, हिंदी में रचना की नागार्जुन से, ठीक है। मूल नाम आपका वैद्यनाथ मिश्र। प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि कवि नागार्जुन जी का मूल नाम क्या था, ठीक है। तो मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। क्लियर हुआ? ठीक है। और मैथिली साहित्य में आपको यात्री नाम से भी जाना जाता है। मैथिली साहित्य में आपका नाम यात्री है। कोई सोच सकता है किसी को यात्री नाम से जाना जाए? नहीं सोच सकते ना। तभी तो कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि, लेखक, साहित्यकार, इनकी जो कल्पना रहती है ना, वो इतनी ऊंची उड़ान भरती है कि उतनी ऊंची उड़ान कोई भर ही नहीं सकता, कहीं रुकती नहीं है। चाहे कोई, मतलब सूर्य का प्रकाश, यदि कोई दीवार है, पारदर्शी कोई वस्तु नहीं है तो सूर्य का प्रकाश भी रुक जाता है, लेकिन कल्पना तो अनंत होती है, कभी नहीं रुकती। साहित्यिक नाम नागार्जुन, मैथिली साहित्य में यात्री। शिक्षा गुरु, परंपरागत प्राचीन पद्धति से संस्कृत की शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, वो भी परंपरागत प्राचीन पद्धति। परंपरागत प्राचीन पद्धति क्या थी? गुरुकुल या आश्रमों में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। और आज भी हम देखते हैं कि जब संस्कृत की विद्या अर्जन के लिए विद्यार्थी वहीं रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो बिल्कुल उसी तरह का उनका रूप होता है जैसे पहले गुरु और शिष्य, चेला, चेला भी कहते हैं। जैसे हमने देखा है कृष्ण, राम कृष्ण के जो सीरियल आपने देखे होंगे, किस तरह से आश्रमों में रहकर गुरु से शिक्षा प्राप्त किया करते थे और बाल पूरे रहते थे, चोटी रहती थी बीच में, साधु वेश धारण करके। इसी तरह से जो पारंपरिक संस्कृत की शिक्षा है वो आज भी उसी तरह से दी जाती है, ठीक है। अब अभिरुचि, क्या शौक थे इनके? हाँ, घुमक्कड़ी। भाई घूमने में तो इनका बड़ा मजा आता था। एक स्थान पर रुकना इनके वश की बात नहीं थी। कहने का तात्पर्य कि घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे। राजनीति और जन मुक्ति के आंदोलनों और संघर्षों में सक्रिय रचनात्मक भागीदारी भी रही। सम्मान, मैथिली भाषा में क्या नाम है? यात्री। तो आपको मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
आपसे ये पूछा जा सकता है कि नागार्जुन को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार, किस रचना पर? पत्रहीन नग्न गाछ, जो मैथिली काव्य संग्रह है उसके लिए। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत बिहार का शिखर सम्मान भी आपको प्राप्त हुआ। अब चलते हैं हम नागार्जुन की प्रमुख कृतियों पर। कृतियों में युगधारा, सतरंगे पंखों वाली बहुत प्रसिद्ध है। सबसे यूं कहें कि जब भी कहीं युगधारा या सतरंगे पंखों वाली नाम आ जाए तो नागार्जुन शीर्ष पर रहे अपने समय में। और प्रगतिवादी कवि कहे जाते हैं। जैसे छायावाद एक युग था, छायावाद के बाद आया प्रगतिवाद, फिर आया नई कविता। तो नागार्जुन जो थे वो प्रगतिवाद के कवि कहे जाते हैं। प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, चंदना, खिचड़ी विप्लव देखा मैंने, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, पुरानी जूतियों का कोरस। अब सोचो, ये जितनी भी रचनाएं हैं वो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई हैं। अब जैसे आप देखो ना कि पुरानी जूतियों का कोरस, जब पुरानी बहुत ज्यादा घिस जाती हैं चप्पल या जूतियां तो उनमें चलती हुई आवाज आती है, चटपट चटपट, या कुछ भी चूं चर्र की आवाज आएगी, तो उसको नाम दे दिया पुरानी जूतियों का कोरस। कोरस संगीत। हजार हजार बाहों वाली, ये भी इनकी रचना है। हिंदी कविता संग्रह भस्मांकुर, खंडकाव्य, चित्रा, पत्रहीन नग्न गाछ, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, और अब इसका पत्रहीन नग्न गाछ का हिंदी अनुवाद भी हो चुका है। फिर है धर्मलोक शतकम, यह है संस्कृत काव्य। रतिनाथ की चाची, बाबा बटेसरनाथ, दुख मोचन, बलशनमा, वरुण के बेटे, नई पौध आदि उपन्यास। संस्कृत की कुछ कृतियों का अनुवाद, प्रतिनिधि कविताएं जो है डॉक्टर नामवर सिंह की। नागार्जुन रचनावली 7 खंडों में है, राजकमल द्वारा प्रकाशित, दिल्ली से। तो नागार्जुन जी का नाम हिंदी साहित्य में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में नागार्जुन एक प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर हुआ? ये रहा आपका जीवन परिचय। अब हम चलते हैं बहुत दिनों के बाद, जहां नहीं गए थे वहीं चलेंगे, क्योंकि कवि पहुंचे हैं आज अपने गांव। बहुत दिनों के बाद वे अपने गांव गए। गांव कौन सा गांव? जो धान का कटोरा कहलाता है। मिथिलांचल, बिहार का मिथिलांचल क्षेत्र जिसको धान का कटोरा कहते हैं, कवि का गांव वही है। तो चलो हम भी चलते हैं कवि के साथ उनके गांव। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे बहुत दिनों के बाद, नो, ऐसे नहीं। हम पढ़ेंगे बहुत दिनों के बाद अब को मैंने जी भर देखी, पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद। बेटा देखो, यहां पर कवि ने बताया है कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। क्यों देखी कवि ने बहुत दिनों के बाद? बताओ। क्योंकि वो कई दिनों से अपने गांव नहीं आए थे। इसके माध्यम से वे ये कहना चाहते हैं कि अक्सर जो लोग गांव से शहर में बस जाते हैं और शहर में रम जाते हैं क्या, उस आपाधापी में ऐसे फंस जाते हैं, कहते ना भैया चैन की सांस लेने तक का समय नहीं है। किसी ने कहा हेलो कैसे हैं, फोन उठाने तक का समय नहीं है। किसी ने निमंत्रण दिया आप आइए पधारिए, क्षमा कीजिए बिल्कुल समय नहीं है। कहां गया समय? समय तो 24 घंटे का है, ना पहले कभी ज्यादा था ना अब कभी कम है। तो फिर समय गया कहां? इस आपाधापी भरी दुनिया में, इन ऊहापोहों में व्यक्ति इस तरह से फंस गया है कि वो अपनी जड़ों से दूर हो रहा है। और जड़ क्या है?
जड़ है गांव, मिट्टी, खेती बाड़ी, वहां का परिवेश, वातावरण, ये हमारी भारतीय संस्कृति की जड़ें हैं, पहचान है। लेकिन आज मनुष्य गांव से कटता जा रहा है, अपने आप अपनी जड़ों को काटता जा रहा है, और जब उसे होश आएगा ना, तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसलिए कहीं देर ना हो जाए, आओ चलते हैं गांव। तो बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। कवि कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद वे आए। कहां आए? अपने गांव में। और वहां पर उन्होंने देखा कि खेतों की तरफ उन्होंने नजर डाली। खेतों में बहुत पकी हुई फसल की जो बालियां हैं, बालियां जानते हो, जैसे ये धान हुई, ठीक है। अब धान की जो बालियां हैं, गेहूं की बालियां, जौ की बालियां, धान की बालियां, ठीक है, ऐसा आपने जरूर देखी होंगी। इनको कहते हैं, आप सोच रहे होंगे किनको कहते हैं, जिन्होंने छोटी 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 छोटी, यहां तो बड़ी दिखाई दे रही हैं आपको, यहाँ बिल्कुल कांटे जैसे ऐसा रहते हैं, बिल्कुल पतले पतले, इनको आप कह सकते हैं धान की बालियां। तो जब हवा में ये उड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे इसकी सुंदरता देखते ही बनती है, इतनी सुंदर है। थोड़ा इसको हम और रियलिस्टिक बनाते हैं, ऐसे। ये हाँ हुई हमारी धान की बालियां। इनको हटाते हैं हम, अच्छे से ही बना दें। तो ये जो हैं इस तरह की बालें देखिए। अब आइए आपको समझ में, बालियां किसे कहते हैं बेटा? इनको कहते हैं बालियां। जो गेहूं में, धान में, जौ में जो बालियां लगती हैं। अब समझ में आया कि बालियां किसे कहते हैं? ये हैं बालियां, ठीक है। तो ये जो बालियां हैं, उनको देखकर कवि का मन प्रफुल्लित हो गया। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। जो खेतों में फसल पक चुकी है, उसकी मुस्कान देखकर कवि को बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। शुरुआत भी होती है बहुत दिनों के बाद, और फिर बहुत दिनों के बाद, बार बार कवि ने बहुत दिनों के बाद पंक्ति का इस्तेमाल किया है, वो यह बताने के लिए कि वे कई दिनों के बाद अपने गांव में पधारे हैं और गांव का वातावरण उन्हें मंत्रमुग्ध कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो सबसे पहले क्या किया कवि ने? देखा, ठीक है। अब दूसरे पर चलते हैं। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सुना धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। अब आगे वे क्या कहते हैं? बहुत दिनों के बाद मैंने देखा, पक गई है फसल, धान की फसल काट ली गई है। अब धान की फसल को क्या करेंगे? कूटेंगे। कूटेंगे किसमें? जो क्या होता है, ओखली और मूसल। ओखली में धान को रखा जाता है और मूसल से खूब तेज ऐसे कूटा जाता है, झुक झुक के। जब कूटा जाता है धान को तो उसमें चावल आते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि पहले जब आटा चक्की नहीं हुआ करती थी, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर्स, ये सब नहीं हुआ करते थे। जब बैलगाड़ी, हल बखर से खेती की जाती थी और फिर फसल को भी हाथ और हंसिया से ही काटा जाता था। जैसे अब जो है, अब तो हार्वेस्टर आ गए, लेकिन पहले हंसिया होता था जिससे फसल काटी जाती थी। कई महीनों तक तो खेत के काटने का ही काम चलता था कि भाई उनकी गेहूं कट रहे हैं, उनकी धान को उखाड़ा जा रहा है या काटा जा रहा है, कई दिनों तक यही चलता था। अब तो ये घंटों में काम होता है पूरा। पहले बड़े मतलब काटते थे, तब भी आराम से वहीं जाकर खेत में रोटी खा रहे हैं, कोई रोटी बनाने वाला, फिर रोटी लाने वाला, बड़ा मजा आता था। तो अब यहां पर वो यही कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया। क्या? धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों बाद अब मैं सुन पाया कि जो धान कूटती हुई जो
युवतियां हैं, जो किशोरियां हैं, वो गाती हैं तो उनका कंठ कितना सुरीला रहता है, जैसे बिल्कुल कोयल का स्वर हो। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले हमने क्या देखा, फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति में कवि ने सुना। अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ। तो बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सुन पाया, धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद, हर एक परिच्छेद में बहुत दिनों के बाद जरूर है, शुरुआत भी और एंडिंग भी। अगला, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे, मोल श्री के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। तीसरा क्या बता रहे हैं वो? तीसरा बता रहे हैं सूंघना। अब पहला देखा, दूसरा सुना, तीसरा सूंघना। ठीक है। अब वो ये भी बता रहे हैं कि पहले खेतों में लहलहाती फसल देखी, पकी हुई फसल को मुस्कुराते देखा, फिर फसल काटी गई और उसको अब गीतों को सुन रहे हैं, क्योंकि धान कूटती हुई महिलाएं गीत गाती हैं, धान कुटनी गीत। तीसरा आया है बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे, मोल श्री के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। अब रात रानी, मोल श्री, इनके जो सुगंधित पुष्प हैं वो चारों तरफ वातावरण को मतलब वातावरण में अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं, मनमोहक अंदाज। तो ये सूंघना आ गया। तो अब आपको कुछ लग रहा है, देखा, सुना, सूंघना, ये क्या है? चलो चौथे की तरफ चलेंगे, शायद तब आपको समझ पाओ। देखो, अब आया बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया, पगडंडी अपनी गवई पगडंडी की चंदवर्णी धूल। अब छू पाया, तो छू पाया किसका है? देखा, सुना, सूंघा, स्पर्श। स्पर्श किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब वे कह रहे हैं, जब मैं बहुत दिनों के बाद अपने गांव गया और उन सकरी सकरी पगडंडियों पर चला, तो वहां की जो धूल और मिट्टी है उसका तिलक अपने माथे पर करके स्वयं को सौभाग्यशाली समझा। क्योंकि बहुत दिनों के बाद जब मैं अपने गांव पहुंचा, कवि की एक एक पंक्ति उनकी प्रफुल्लता को बता रही है कि जब वे अपने गांव पहुंचे तो उनका एक एक जो दृश्य था, उस दृश्य से कवि पूरी तरह से आह्लादित हुए। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया, अपनी गवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद मैंने अपनी चंदन स्वरूपा माटी को अपने माथे पर तिलक लगाया। चंदन है जिस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, और फिर बच्चा बच्चा राम है। ये जो हमारी देश की मिट्टी है, इसको छू कर तो देखो। लेकिन अब पक्की सड़कें, पक्के घर, मिट्टी में नहीं खेलते हैं। किसी ने, आप में से कितने बच्चे हैं जो मिट्टी में खेले हैं या मिट्टी के खिलौने खुद बनाकर खेले हैं? बताओ जरा, है कोई ऐसा जिसने जो मिट्टी में खेला है? बताओ बताओ। अपनी गवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया, गन्ने चूसे जी भर। अब पांचवा क्या आया? खाना। तो खाना स्वाद किससे लेते हैं हम? जीभ से। स्वाद। कुछ आई बात समझ में? ये क्या है? 5 इंद्रियां, 5 सेंस ऑर्गन्स, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। समझ में आया? तो बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया, गन्ने चूसे जी भर के। ये रस भी आ गया। अंतिम पंक्ति है, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे, गंध रूप रस शब्द स्पर्श, सब साथ साथ इस भू पर। हाँ, बहुत दिनों के बाद गंध, नाक, रूप, आंख, रस, शब्द, स्पर्श, ये सब 5 जो इंद्रियां हैं
उनका वर्णन कवि ने किया है। देखो, प्रस्तुत पंक्तियां प्रगतिवादी कवि नागार्जुन की कविता बहुत दिनों के बाद से ली गई हैं। कवि ने इस कविता में बहुत दिनों के बाद गांव में रहकर विविध वस्तुओं का सुख भोगने की स्थिति का वर्णन किया है कि जब हम गांव से शहर चले जाते हैं और शहर में जीवन हमारा रम जाता है, उस भाग दौड़ में हम फंस जाते हैं, कुछ समय ही नहीं मिलता। लेकिन जब कभी हम गांव जाएं और गांव जाकर जो हम अनुभव करते हैं, वो अनुभव इतना कह सकते हैं कि अतुलनीय होता है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो कवि कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद इस बार गांव में रहकर रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श का भरपूर सुख लिया। कवि ने कविता के प्रथम छंद में सुनहली फसल की मुस्कान का सुख भोगने की बात की है, जो नए सुख के अंतर्गत आता है। अतः रूप छंद में गांव की किशोरियों का धान कूटने के समय कोकिलकंठ गीत गाने की बात की है, जो सुनने के से आती है। ठीक है, यही शब्द है। तीसरे छंद में मौलश्री के ताजा पुष्पों की गंध सूंघने का वर्णन है, जो घ्राण सुख का विषय है, अतः गंध है। तो यहां पर जब भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि ने मुख्य रूप से कविता में कितने तत्वों को शामिल किया है और वे तत्व हमारी इंद्रियों से किस तरह मेल खाते हैं, तो हमारी इंद्रियां कितनी हैं? 5, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आंख देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, त्वचा स्पर्श करती है। तो स्पर्श कब हुआ था? चंदन है इस देश की माटी। स्पर्श जब किया कवि ने तो उस धूल को माथे पर लगाया। ठीक है, उसके साथ ही साथ गन्ना और ताल मखाना जब खाया शुद्ध घी में तो वो स्वाद का अनुभव कराती है। हो गई ना 5 ज्ञान इंद्रियां। ठीक है, चौथे छंद में कवि की चंदनी माटी छूने का वर्णन है, जो स्पर्श का विषय है। 5वें छंद में ताल मखाना खाने और गन्ने का रस चूसने का उल्लेख है, जो रस के अंतर्गत है, अर्थात आनंद। रस का यहां अर्थ है आनंद। संपूर्ण कविता में कवि ने अपने मन, अपने हृदय के आनंद को व्यक्त किया है। इस तरह इस छंद में पूर्व के 5 छंदों में वर्णित विषयों का समाहार हो गया है। पूर्व के 5 छंदों में क्रमशः रूप, शब्द, गंध, स्पर्श और रस की व्याख्या है। 5, ठीक है। और इस छंद में इन 5 को सूत्र रूप में पिरो कर कहा गया है, जैसे मोती 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 और मोतियों से मिलकर एक माला बन जाती है। उसी तरह से ये 5 रूप, शब्द, गंध, स्पर्श, रस 5 सूत्र रूप में पिरोकर कहा गया है कि ज्ञानेंद्रिया या जो मनुष्य की जो इंद्रियां हैं वो किस तरह से कवि ने अपनी 5 इंद्रियों को शामिल करके इस कविता की रचना की। क्यों? क्योंकि कवि का तो रोम रोम प्रफुल्लित है, रोम रोम प्रफुल्लित है, पूरी तरह से गांव में रम गया है, वो झूम उठे हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये उन्होंने देखा, सुना, महसूस किया, स्पर्श किया और स्वाद लिया। ठीक है, इस तरह सूत्र शैली, तथ्य कथन के कारण ये पंक्तियां महत्वपूर्ण है। कथा वस्तु के आलोक में यह तत्व प्रकाश में आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूं आपने बहुत अच्छे से सुना और समझा। इसी तरह से आपको बने रहना है मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर और ध्यानपूर्वक सुनना है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।